देश में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। 24 घंटे में कोरोना के 6000 और ओमिक्रॉन के मिले 23 नए केस। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद। इलाज न मिलने पर महिला ने तोड़ा तंत्र। गोरखपुर दौरे पर पीएम मोदी थोड़ी देर में कई करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। खाद कारखाने का करेंगे लोकार्पण। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा। बोले 2022 में फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी बीजेपी। सपा रालोद गठबंधन की पहली रैली आज मेरठ में। गरजेंगे अखिलेश और जयंत। रैली स्थल पर बनाए गए 2 मंच। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने लाखों रुपए की लागत से तैयार हुए ऑक्सीजन प्लांट और 10 से 18 बेड के 2 आईसीयू वार्डों का लोकार्पण किया, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों जैसी सुविधाएं अब भिंड जिला अस्पताल में भी मिलेंगी, जिसमें 111 प्रकार की जांच भी निशुल्क होंगी। साथ ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा, जल्द ही भिंड को मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिलेगी। वहीं इस अवसर पर विधायक संजीव सिंह ने कहा, भिंड का अस्पताल कभी बदहाल हुआ करता था, लेकिन अब बड़े शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय अरविंद भदौरिया जी के द्वारा जो जिला अस्पताल में एक 1000 एलपीएम का पीएम केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट बनके तैयार हुआ है, उसका लोकार्पण किया गया। एक 850 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन का जो भूमि पूजन किया गया, वो भी बनके तैयार होने वाला। आइनॉक्स कंपनी उसको बना रही है। एक पीआईसीयू पेडियाट्रिक आईसीयू 10 बेड का वो भी बनके तैयार हो गया, उसका लोकार्पण किया गया। एक और आईसीयू करीब 18 बेड का वो भी बनके तैयार हो गया, उसका लोकार्पण किया गया। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे जिला अस्पताल में लगातार वृद्धि हो रही है और कायाकल्प हो रहा है। निश्चित तौर पर मंत्री जी ने कहा कि 10 साल पहले या 5 साल पहले का जिला अस्पताल और आज के जिला अस्पताल में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे सीएमएचओ महोदय मिश्रा जी भी खड़े हुए हैं, इनकी भी बहुत दिन रात की मेहनत है। इन्होंने लगातार मेहनत करके जिस तरीके से कोविड की पहली दूसरी लहर में इन्होंने मेहनत करके हमारे जो क्षेत्र को कोविड को काबू में रखा और लगातार हम जो तीसरी संभावित लहर है उसके लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं। तो आज की सौगात निश्चित तौर पर स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उस वो हमारे लिए भिंड के लिए मील का पत्थर। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकता में पंचायत चुनाव की तैयारियां, अवैध रेत उत्खनन और मिलावट माफियों से निपटने के लिए बताया। जहां भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग और पत्रकारों की प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने जिले की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर समाधान कराने की बात कही और अवैध रेत उत्खनन, मिलावट माफियाओं, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, साइबर अपराध और लूट जैसे मुद्दों पर सख्त होकर कार्रवाई करने की बात भी कही। अभी जो भिंड का कार्यभार ग्रहण करते ही अभी कल ही जो है आचार संहिता लागू कर दी है पंचायती चुनाव को लेकर। तो इसमें यहाँ मेरा यही प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्वक ये चुनाव आयोजित हों, किसी प्रकार की इन चुनावों में हिंसा ना हो। यदि होती है तो उसमें समय पर कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों पे जो दंडात्मक कार्रवाई करनी है उसको किया जाए। उससे पूर्व में भी जो चुनाव की तैयारियों के समय जो कार्रवाई की जानी है उसको भी समय पर निर्धारित करके करवाया जाना, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके संपूर्ण चुनाव को प्रॉपर तरीके से करवाना, ये अभी हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा भिंड की कई समस्याएं जैसे अवैध उत्खनन और मिलावट माफिया जो सक्रिय है, इसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, इसके अलावा जो अन्य प्राथमिकताओं में ये है कि जो अपराध यहाँ पे होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन अपराधों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है
उनको घटित होने से रोकने का क्या प्रयास किए जा सकते हैं और घटित होने के बाद उनको डिटेक्ट करने का जो प्रयास है निश्चित तौर पे उसको करके और क्राइम्स को कंट्रोल करना ये एक प्राथमिकता रहेगी। साथ साथ जो विभिन्न तबके हैं जैसे महिला वर्ग है, बच्चे हैं, इनके विरुद्ध जो विशेष प्रकार के अपराध घटित होते हैं उनको भी नियंत्रित करना, उनको सुरक्षा का एक वातावरण देना और साथ में ऐसे जो लोग गलत काम करते हैं उन पे कार्रवाई करने का प्राथमिकता रहेगी। रेत के विषय में जो यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, रेत मूलतः जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का खनिज विभाग का एक मेजर इशू रहता है और जो इसमें दिशा निर्देश हैं उसमें एक राजस्व विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके एक संयुक्त टीम बना के जो कार्रवाई करनी है तो वो निश्चित तौर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाकर जो अवैध रेत का उत्खनन या इस तरह का परिवहन होता है उस पर कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन में अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज ने भगवान दत्तात्रेय की जयंती धूमधाम से मनाने के लिए बैठक का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष बालगिरी गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि भगवान दत्तात्रेय की जयंती 18 दिसंबर को सुबह से बेरखेड़ी गुसाई ग्राम में मनाई जाएगी। गोस्वामी समाज के युवा नेता महेंद्रपुरी गोस्वामी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, गत वर्ष बेगमगंज, सिलवानी एवं सुल्तानगंज नगर में भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाएगी और इस वर्ष इस कार्यक्रम को बेरखेड़ी गुसाई ग्राम में धूमधाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें सुबह 11 बजे पूजन अर्चन के बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। धर्मसभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में विदिशा सागर, नरसिंहपुर जिले समेत रायसेन जिले की गोस्वामी समाज और क्षेत्रीय हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। बता दें कि कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए महंत देवेंद्र गिरी गोस्वामी को चुना गया है और इस अवसर पर अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज के जिला सचिव सत्यवन गोस्वामी महेंद्रपुरी सहित बड़ी संख्या में गोस्वामी समाज के लोग मौजूद रहेंगे। दशनामी गोस्वामी समाज के द्वारा गोसाई मड़िया में सभी गोस्वामी समाज क्षेत्र की हमारी यहाँ एकत्रित हुई। 18 दिसंबर को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाएगी, जिसके संबंध में यहाँ गोस्वामी समाज के सभी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग और युवा साथी सब एकत्रित हुए और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि इस बार की जो हम लोग दत्तात्रेय जयंती मनाने जा रहे हैं वह गोसाई बेरखेड़ी में मनाएंगे। उसके लिए हमारे देवेंद्रपुर जी को आज उस कार्यक्रम का अध्यक्ष चुना गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेरसला गांव में 1.5 वर्ष पहले गौशाला निर्माण का भूमि पूजन कर मनरेगा के अंतर्गत गौशाला निर्माण कार्य शुरू किया गया। निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण 1.5 वर्ष गुजर जाने के बाद भी गौशाला निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं होने से सुल्तानगंज क्षेत्र के करीब 400 गांव में 2000 से ज्यादा आवारा मवेशी घूम रहे हैं, जो किसानों की फसलों को बर्बाद करने में लगे हैं। वहीं किसानों का कहना है आवारा मवेशियों द्वारा वर्ष भर में इतना फसलों को नुकसान हो जाता है, फसलों की लागत ही निकल पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आवारा मवेशियों का समय रहते गौशाला निर्माण पूर्ण नहीं किया गया तो मजबूरी में खेती बंद करनी पड़ेगी और आजीविका चलाने के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ेगा। फिल्मी दुनिया में मध्य प्रदेश के रायसेन का नाम रोशन करने वाले ब्रह्मस्वरूप उर्फ ब्रह्मा मिश्रा के हार्ट अटैक से दुखद निधन के बाद स्थानीय लोगों ने महामाया चौक पर ब्रह्मा मिश्रा की याद में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि ब्रह्मा मिश्रा रायसेन जैसे छोटे से शहर से निकलकर फिल्मी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना चुके थे और अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, सुनील शेट्टी, आमिर खान, जैकी श्रॉफ जैसे कई नामचीन सितारों के साथ फिल्में कर चुके थे। उनकी करीब 12 फिल्में अभी आने वाली थी, लेकिन अचानक निधन होने से रायसेन में शोक की लहर छा गई। श्रद्धांजलि और शोक सभा में रायसेन के कई गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि बिना गॉडफादर के कोई फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो नहीं सकता। ब्रह्मा मिश्रा हम लोगों के बीच से एक आम व्यक्ति ऐसे निकले जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा
और वहाँ पर अपने आप को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उपलब्धि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सब शहरवासियों के लिए भी, रायसेन वासियों के लिए एक बड़ा गौरवान्वित होने का एक विषय है ये। तो ब्रह्मा मिश्रा का एक अल्प आयु में इस तरीके से निधन हो जाना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने जिले में रेत के अवैध खनन को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। विधायक दोगने ने कहा, रेत ठेकेदार नर्मदा नदी में छीपानेर, गौला, भमोरी सहित अन्य घाटों से नदी के अंदर पोकलिन मशीन और जेसीबी के द्वारा रेत निकाल रहे हैं, जो एनजीटी नियमों के विरुद्ध है। वहीं कहा, अवैध रूप से हो रहे खनन पर अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो हम कार्रवाई करने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। वर्तमान में हरदा जिले में अवैध उत्खनन जोरों पर है। नर्मदा के किनारे छीपानेर घाट हो, चाहे गौला घाट हो, चाहे भमोरी घाट हो, चाहे सीगोर घाट हो, चाहे मेदा घाट हो, सभी घाटों पे पोकलेन और बड़ी बड़ी मशीनों से रेती का ठेकेदार जो है वो अवैध उत्खनन कर रहा है और नियम विरुद्ध रेत निकाल रहा है, जो एक अन्यायपूर्ण है, जो नियमों का भी उल्लंघन है और इस पर शासन प्रशासन बिल्कुल देख नहीं रहा। इसलिए आज मैंने कलेक्टर साहब को भी शिकायत की है और ऊपर भी शिकायत कर रहा हूँ और हमने वीडियो भी बनाकर वीडियो भी दिए हैं अधिकारियों को। इसके बाद भी जांच नहीं होगी तो आगे हम लोग खुद डायरेक्ट हम कार्रवाई कराने के लिए मैदान में उतरेंगे, ये निश्चित है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने पहले राजनीतिक दलों के सदस्यों से एक बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख की जानकारी देने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू करने की जानकारी दी। पंचायत के चुनाव में पंच और सरपंच के वोट परंपरागत तरीके से मतपत्र और मोहर के जरिए कराए जाएंगे, जबकि जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का मतदान ईवीएम के जरिए होगा। इसके साथ पहली बार पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प भी रखा गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने इस संबंध में तमाम जानकारियां साझा की। जिले की 7 जनपद और जिला पंचायत के साथ पंच और सरपंच के लिए मतदान केंद्र, मतदाताओं की संख्या के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई। 3 चरणों में विदिशा जिले में अलग अलग जनपदों के चुनाव कराए जाएंगे। विदिशा जनपद के लिए पहले चरण में मतदान किया जाएगा। 2014 में जो आरक्षण की स्थिति थी उसे यथावत रखते हुए उसी के आधार पर दोबारा चुनाव होंगे। एक आज हमने जो हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उन सभी की बैठक की थी और जो प्रेस के साथी हैं उनके साथ ही बैठक की थी और पंचायत चुनाव जो कल घोषित हुआ है उसमें जो आदर्श आचरण संहिता है और चुनाव के संबंध में जो भी सामान्य जानकारी है वो राजनीतिक दलों के लोगों को भी दी है और हमारे मीडिया के साथियों को भी दी थी। सर, कुछ चीज़ आपकी बार नई जोड़ी गई हैं, जैसे नोटा है और ये कुछ चीज़ें। देखिए, जो आयोग ने निर्देश दिए हैं उसकी सारी जानकारी, नोटा के बारे में भी जानकारी दी है और जो आदेय प्रमाण पत्र लगाना है, चाहे वो पंचायत के बकाया हो या बिजली बिल का बकाया हो, उसके बारे में भी उन्हें जानकारी सभी को दी हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से 30 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के
एंती पर्वत पर 500 फीट की ऊंचाई पर विराजमान भगवान शनिदेव के मंदिर पर 2 साल बाद शनिश्चरी अमावस्या मेले का आयोजन हुआ। आपको बता दें, कोरोना के चलते 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं हो रहा था। मेले में अंचल के साथ ही देश भर के श्रद्धालु भगवान शनिदेव को सरसों का तेल, तिल, काला वस्त्र, धानु दान कर पूजा अर्चना करते हैं। बताया जा रहा है इस बार मेले में प्रशासन के मुताबिक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु जुटने की संभावना है। मंदिर में स्थापित प्रतिमा आसमान से टूटकर गिरे एक उल्का पिंड से बनी है, जो त्रेता युगीन बताई जाती है। वहीं शनिदेव मंदिर के प्रमुख पुजारी ने बताया, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर में जो शनि प्रतिमा स्थापित है वो एंती पर्वत से लाई गई शिला से निर्मित है। ये त्रेता युग की मूर्ति है जो शनि महाराज जब से आए हैं, जो त्रेता युग की है, जब लंका से जो रावण हनुमान जी ने सभी देवताओं को बंदी गृह से मुक्त किया, हनुमान जी ने इनको भी बंदी गृह से मुक्त किया। हनुमान जी ने कहा मेरे को ऐसी जगह पे भेज दो कहीं दोबारा बंदी गृह न बना दे। तो उन्होंने ये लंका से ये फेंक दिए, जैसा का ऐसा जो उनका पिंड है। तो जैसे ये विंध्याचल पर्वत के नाम से पहाड़, ये पूरे विश्व भारत को ये बीच बताते हैं, ये विंध्याचल पर्वत के नाम से पहाड़ है। जो शास्त्र में देखें तो विंध्याचल पर्वत के नाम से ये पहाड़ है। अब विख्यात हो गया शनिचरा पहाड़, शनिचरा पहाड़ ये विख्यात है। पूरे विश्व भारत में अपना जो मंदिर एक ही है, ये शनि महाराज जी। अभी भी बताया कि जो महाराष्ट्र में जो शनिदेव का मंदिर है तो यहीं से मूर्ति गई है, वो शनि सिंगनापुर में है। जी जी जी। वो शिला यहीं से गई है, पूना के एक सेठ थे वो ले गई। तो उनने सेवा पूजा की और जब चलने फिरने से असमर्थ हुए तो पानी से जो बच्चों ने सेवा पूजा की न की, तो उन्हें ले जाके वो नदी में विसर्जन कर दी। फिर जैसे मान लो वो सपना दिया, कई समझ लो वहाँ से लोग जो नदी से निकाल के जैसे नदी से निकाल के फिर समझ लो जो वहाँ जाकर के वो शिला है, वो यही की है इसी बार। मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिले में सरकार पर एबीवीपी के छात्रों ने जमकर निशाना साधा। एबीवीपी ने हजारों की संख्या में छात्रों को एकत्रित कर एक विशाल रैली का आयोजन किया और नारेबाजी करते हुए झाबुआ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने मध्य प्रदेश सरकार और अधिकारी कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। छात्र संगठन के पद अधिकारियों का कहना है 50% छात्रों को छात्रवृत्ति वर्ष 2019 और 20 से नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से कई छात्रों को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी है। मजदूरी कर अपने बच्चों को शिक्षा देने वाले माता पिता अतिरिक्त खर्च का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही कई योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई, जिसे लागू कर अब तक नहीं किया जा सका। 19-20 की जो छात्रवृत्ति है उसकी समस्या बच्चों ने स्कूल कॉलेज में जब कार्यकर्ता जाते हैं तो उन्होंने बताया और सर्वे में पाया गया कि कम से कम 50% लोगों को छात्रवृत्ति और आवास गृह नहीं मिला। और दूसरा, यह एक झाबुआ जनजाति जिला है और यहाँ पे अधिकतर छात्रवृत्ति और आवास गृह के निर्भर पे ही पढ़ाई चलती है। तो जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार जो अभी वर्तमान में जो गौरव यात्रा वगैरह जो महापुरुषों का जो कार्यक्रम कर रही है वो भी बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, परंतु ये जो छात्र है ये भी कहीं न कहीं उन्हीं जनजाति क्षेत्र से आते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री मामा जी अगर इनको अगर छात्रवृत्ति और आवास गृह समय पे किताबें वगैरह उपलब्ध करवा के अगर पढ़ाई के लिए सहयोग करेगा तो निश्चित ही जो महापुरुषों की श्रद्धांजलि मिलना चाहिए। दूसरा, यहाँ के हमारे झाबुआ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनको भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हर बार जनजाति छात्रों के साथ क्यों हो रहा है, हर बार इनकी लिंक कभी ओपन नहीं होती, कभी एमपी टास्क का हवाला देके ये कहीं न कहीं प्रशासन की भी कमी है। प्रशासन छात्रों को नजरअंदाज कर रहा है। आपने भी अभी देखा है ना कलेक्टर सर आए ना इसके अधिकारी एसी सर आए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारी तो नकार रहे हैं, साथ में जो हमारे शिवराज मामा है उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। जनजाति गौरव यात्रा हो, जनजाति गौरव दिवस हो, सराहनीय पहले बता दिए, लेकिन विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस जो आर्थिक समस्या से जूझता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, वोट मांगने के लिए सबसे पहले छात्रों की जो इन्होंने घोषणा करी, आवास योजना, आवास रखी, पैसा नहीं डला, गांव की बेटी योजना, पैसा नहीं डला, छात्रवृत्ति, पैसा नहीं डला, स्टेशनरी, पैसा नहीं आया। तो ऐसी योजनाएं सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहती है कि हम ये पूछना चाहते हैं, अगर नहीं होता है तो आप घोषणाएं नहीं मत कीजिए, और अगर आपको छात्र प्यारे नहीं है तो कुर्सी खाली करनी।
रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में एकमात्र कॉलेज में शिक्षकों की कमी और अन्य अव्यवस्था को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा वीर गेंद सिंह कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। छात्रों का कहना है अगर जल्द से जल्द कॉलेज की अव्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो एबीवीपी द्वारा जल्द आंदोलन किया जाएगा। को बता दें, पंखाजुर कॉलेज में कई सालों से शिक्षकों की मांग की जा रही है और आज तक छात्रों की ये मांग पूरी नहीं हो पाई। विद्यालय में जैसा आप देख रहे हैं कि जो प्रशासन से कोरोना गाइडलाइन की जो मांग हुई है उसकी व्यवस्था पूरी लचड़ पड़ी हुई है। महाविद्यालय के प्रत्येक कमरे के अंदर कचरों का अंबार लगा हुआ है, बेसमेंट टूटी हुई है और साथ में जो यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो नियमित प्राध्यापक चाहिए उसकी भी कमी है। दूसरा, यहाँ इस महाविद्यालय के प्रांगण में भी पूरी तरह से प्राचार्य का न आना, इस सारी चीज़ों को हमें कमी दिखाई देता है। दूसरा, इस महाविद्यालय को सिर्फ रंग रोगन के माध्यम से जो प्रतिनिधि एक वोट बैंक का तरीका ये कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद, इसके लिए ये हमारी चेतावनी है कि बड़ा आंदोलन करने वाली है। मांग पूरी नहीं होने पर क्या करेंगे? मांग पूरी होने पर हम लोग जो विद्यार्थी परिषद की चरणबद्धता के हिसाब से जो आंदोलन करना है वो हम आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में शासन के निर्देश अनुसार 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू कर दी गई है। धान खरीदी के साथ बिचौलिए भी सक्रिय हो गए, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह बिचौलियों पर लगाम लगाने में लगा हुआ है। इसके साथ ही जिले से लगे हुए अंतर्राज्य सीमा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पर भी कड़े पहरे बैठा दिए गए ताकि कोई भी धान की हेराफेरी ना कर सके। इसी को देखते हुए जिले में कड़ी कार्रवाई भी चल रही है। वहीं विजयनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिले के चिनिया कन्हर नदी के पास झारखंड से अवैध धान छत्तीसगढ़ से कन्हर नदी के किनारे रखी हुई है, जिस पर तत्काल विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध तरीके से रखे हुए 70 बोरी धान पाया। थाना प्रभारी ने बताया कि झारखंड से छत्तीसगढ़ में अवैध धान लेकर बिचौलियों के द्वारा खपाने के फिराक में थे। ये धान झारखंड से लाया जा रहा था और इसको छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश कर रहे थे। ये मामला है चिनिया कन्हर नदी घाट का है। हमें मुखबिर सूचना मिला कि कुछ लोग झारखंड से धान लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने की फिराक में हैं। इसकी सूचना पर हमारा स्टाफ रवाना हुआ। देखे कि घाट पर 70 बोरी धान रखा हुआ है और उसमें कुछ लोग थे जो पुलिस से देखते ही भाग गए, जिसको धान को जब्त कर पुलिस द्वारा चौकी लाया गया और उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कोविड-19 के टीकाकरण महाअभियान तहत प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए, जहां स्कूली बच्चों ने भी लोगों को टीकाकरण के लिए रैलियों के माध्यम से जागरूक किया और एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने भी सभी टीकाकरण केंद्रों में जांच अभियान के तहत सभी स्थानों पर निरीक्षण किया। वहीं एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने कहा, आप सभी कर्मचारी, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। आज पूरे जिला स्तर पे टीकाकरण महाअभियान चल रहा है, जिसके तहत बस्तर तहसील के अंतर्गत लगभग मैंने 12 केंद्रों का निरीक्षण किया है। सभी जगह एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है और पूरे हमारे सब डिवीज़न में बस्तर और बकावट में लगभग 4500 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। और इस बीच में सभी जगह सबका सहयोग जो है मिल रहा है, लेकिन इसमें और सहयोग की पब्लिक से भी अपेक्षा है। हम अभी गोंदियापाल गए थे तो वहाँ पर एक गर्भवती महिला थी, वो पूरे उसके साथ अपने डेडिकेशन के साथ ड्यूटी में लगी हुई थी, जो निश्चित रूप से तारीफ़ काबिल है। वहीं परचनपाल में एक सचिव जो है कार्य पे अनुपस्थित था, उनके विरुद्ध हमने निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 और 6 तारीख को जो अभियान लगातार जारी रहेगा, उसमें जन सहयोग से इस अभियान में हम सफल होंगे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।